हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? हेलो। हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है भारत अनुरागी और मैं अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी सब लोग बेहतर होंगे, बहुत अच्छे से होंगे और सेफ होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो रहने वाला है वो स्पेशली है क्लास ट्वेल्थ के लिए। और क्लास ट्वेल्थ में भी मैं आज जो सब्जेक्ट्स आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो है बिजनेस स्टडीज। क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरमेंट। अगर मैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग करूं तो मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा, आप लोग बताइए मेरे को कि आप लोगों के आसपास क्या-क्या चीजें हैं? आप लोग के आसपास कौन-कौन सी चीजें पाई जाती हैं? किन चीजों से आप लोग जुड़े हुए हैं? किन लोगों से, किन चीजों से आप लोग जुड़े हुए हैं? जिन चीजों से आप लोग जुड़े हुए हैं वो सारी की सारी चीजें क्या है बेटा? वो सारी की सारी, सारी की सारी, सारी की सारी चीजें हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मैं आपको बस इसी बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बात कर रहा हूँ इसी बिजनेस एनवायरनमेंट की, जिन चीजों के आसपास आप रहते हैं, जिन चीजों के आसपास आप घिरे हुए रहते हैं, मैं उन्हीं चीजों की बात आपसे कर रहा हूं। बस स्टार्ट हो गया। हम्म। ओके, एक मिनट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिजनेस बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ के, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को पढ़ के, हम बहुत अच्छा अच्छा फील करते हैं बिजनेस पढ़ने के बाद। तो वैसे ही आज भी आपको वैसा ही अच्छा फील आने वाला है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ भाई, आज तो कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई है, कुछ तो आज ज्ञान प्राप्त हुआ है हमें, ऐसा आपको आज फील होने वाला है। ठीक है, तो पहले तो अपने आप को एक मैनेजर की तरह इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। ये चैप्टर आपको तब समझ में आएगा जब आप अपने आप को क्या मानेंगे, अपने आप को मानेंगे आप एक मैनेजर। तो पहले तो अपने आप को मानिए एक मैनेजर। ये बन गए मैनेजर। अब आप बोला सर हमें हमारी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, हम काफी अच्छे लगते हैं, आप कैसे बना रहे हो? हमें तो आपने नमूना बना दिया। नहीं बेटा, ये तो एक अच्छे वाले मैनेजर है। मैनेजर साहब ऐसे ही रहते हैं ज्यादातर, टाई वाई सूट वूट में है, फिर ये हमारे मैनेजर साहब बन गए। मैनेजर साहब के बाल वाल भी बना देते हैं। बोले सर पढ़ने आए हैं, आपकी ड्राइंग देखने नहीं आए हैं। हाँ बेटा, बस मैनेजर के बाल बन गए, कान थोड़ा टेढ़ा सजा रहा है। ये हमारे मैनेजर साहब। आप मैनेजर मान सकते हो, इसको सीईओ मान सकते हो, कंपनी का ऑनर मान सकते हो, जो मानना है वो मान। मतलब ये लोग हैं कंपनी के टॉप लेवल के। देखो, टॉप लेवल वालों को मार्केट में बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ती हैं, मार्केट में बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती हैं। बेटा मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में हो क्या रहा है, ये सारी चीजों की नॉलेज हमें होनी चाहिए। मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। जब तक अगर हमें ये पता नहीं होगा मार्केट में क्या चल रहा है, तब तक अगर हम मार्केट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हमें मार्केट की सारी एक्टिविटीज का पता होना जरूरी है। इसी चीजों को हम लोग बोलते हैं कि मार्केट एनवायरनमेंट की जानकारी रखना। अब मैं इन्हीं मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चैप्टर समझाऊं कि इन मैनेजर है तो मैनेजर को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए अगर वो एक बिजनेस को चला रहा है। तो पहले नंबर पे तो हम आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती है। देखो भाइयों और बहनों, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में बेटा लोगों दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब बोलोगे सर इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब, इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस के अंदर की चीजें जिनके ऊपर आपकी पकड़ है, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिनको आप चेंज कर सकते हो, जिनके ऊपर आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, वो सारी चीजें बिजनेस के अंदर की चीजें आती हैं। वो सारी की चीजें बिजनेस के अंदर की चीजें आती हैं। तो यहाँ पर क्या क्या आता है, बिजनेस के शेयर होल्डर, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का मैनेजमेंट, इंटरनल पावर्स, कंपनी की ब्रांड इमेज, इक्विटी एसेट्स, ये सारी चीजें, ह्यूमन रिसोर्स, कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के एसेट्स, फिक्स एसेट्स, व्हाटएवर।
कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं जिनके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल होता है, जिनको बिजनेस अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है, वो सारी की सारी चीजें जिनको बिजनेस अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है, वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? वो सारी की सारी चीजें आती हैं इंटरनल इन्वायरमेंट में। इंटरनल इन्वायरमेंट में तो इनको चेंज कर सकते हैं, तो मतलब इनके ऊपर हमारी कंट्रोलिंग है, तो ये हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करने वाली। अगर इनके ऊपर हमारी कंट्रोलिंग है, इनके ऊपर हमारी पकड़ है, तो मेरे उम्मीद से तो ये लोग हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, ये चीजें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर सकती, क्योंकि इनको तो हम जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं ये एक्सटर्नल चीजें, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है भाई साहब। हमें समस्या तो इनसे है, क्योंकि ये हमारे पकड़ में नहीं रहती है, ये पकड़ में नहीं रहती, इनको हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जैसे थोड़ा बहुत देखा जाए तो थोड़ा बहुत हम कस्टमर्स होते हैं, ज्यादा हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। सप्लायर्स होते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं, पब्लिक होते हैं, फाइनेंस होते हैं, मार्केट इंटरमीडिएटरीज होते हैं, ये सारी चीजें, ये सारे लोग, इन पर हमारी थोड़ी बहुत पकड़ होती है, इनके ऊपर हमारी ज्यादा पकड़ नहीं होती भाई साहब। थोड़ा बहुत समझते हैं ये लोग हमें, थोड़ा बहुत हम इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, ज्यादा इन्हें एडजस्ट नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन भाई साहब सुनो, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ पर लाचार हैं, यहाँ पर ये व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पर मैनेजर की हालत इन फैक्टर्स को लेकर बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसे बिना मोबाइल के स्टूडेंट की। वो लाचार हो जाता है बेचारा, उसे समझ नहीं आता उसे कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, वो बेचारा पागल हो जाता है। मम्मी अगर बेटे से मोबाइल छुड़ा ले 2 घंटे के लिए, तो बेटे को ऐसा लगता है उसकी जिंदगी का हिस्सा अलग कर दिया गया है। लड़की से मोबाइल छुड़ा लिया जाता है तो लड़की को लगता है मेरे को तो आज बिल्कुल ही अलग कर दिया घर से, मेरे को तो घर का हिस्सा ही नहीं रखा। ऐसा फीलिंग आती है, बिल्कुल जैसा उसको बिल्कुल दुनिया से अकेला अकेला फील होता है, वैसा ही ये चीजें हैं। इन पर बिजनेस का कोई अधिकार नहीं है, बिजनेस मैनेजर इनके साथ कुछ नहीं कर सकता। ये सब चीजें बिजनेस से बिल्कुल बाहर की हैं, लेकिन ये बाहर की चीजें बेटा ऐसी चीजें हैं, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये हमें पूरा कंट्रोल करती है। इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये हमें पूरा का पूरा कंट्रोल करती है। इनमें चेंजेस आते हैं, इन चीजों में चेंजेस आते हैं और हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर जाते हैं। और बोलते हैं ना, चेंजेस इनमें आते हैं वहां टकनी लगती है, चेंजेस इनमें आते हैं लॉस हमें होता है, चेंजेस इनमें आते हैं कभी कभी फायदे हमें हो जाते हैं। तो बात क्या कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं ऐसे इन्वायरमेंट की जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, जिनका बिजनेस के साथ पूरा नाता है, लेकिन बिजनेस का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, बिजनेस का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो लोग हमें पर्याप्त मात्रा में कंट्रोल करके जाते हैं। ये व्यक्ति, ये बिजनेस फैक्टर्स हमें ऐसा कंट्रोल करके जाते हैं, ऐसा कंट्रोल करके जाते हैं कि आप पूछो मत, ऐसा मत पूछो कि ये तो हमारी पूरी नैया डुबा जाते हैं। कभी कभी इतना चेंज आ जाता है इन चीजों के बीच में तो हमारा बिजनेस पूरा बह जाता है, और कभी कभी ऐसी चीजें निकल आती हैं अपने बिजनेस, अरे भैया हम तो रोड से सीधे शहंशाह भी बन जाते हैं। तो ये उस एनवायरनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर इन पे कंट्रोल क्यों नहीं होता है, और ये कैसे, ये हमें इफेक्ट कर जाते हैं लेकिन हमारे इन पे कोई कंट्रोल नहीं, कुछ तो कंट्रोल हो सकता है। देखो बेटा, घर में देखियो, एक घर में एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, समझ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट, मैं पापा की बात कर रहा हूँ, कुछ लड़के लोग पापा को सुप्रीम कोर्ट के नंबर से सेव कर लेते हैं, पापा का नंबर सुप्रीम कोर्ट। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट का आदेश आखिरी आदेश होता है, वहां के उसके आगे कोई अर्जी नहीं लगती भाई साहब, उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। पापा ने बोल दिया बेटा, बेटा मोबाइल छोड़ दो, मेरे सामने मोबाइल छू मत लेना, अगर दोबारा बेटा तुमने हिम्मत कर ली पापा के आगे मोबाइल छूने की, तो मोबाइल जहां तो तुम रहोगे या तुम्हारा मोबाइल रहेगा, एक चीज बचेगी। वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। आप पापा के पास बोले पापा अपनी जीवन का उद्देश्य हो चुका है, पढ़ाई हमने पूरी कर ली है, अब तो आप हमारा हमारा क्या बोलते हैं, हमें कहीं पे किसी का वर बना दो, हमारी शादी करवा दो। पापा बोले इधर आइए बेटा, फ्लाइंग चप्पल इन 140 स्पीड, फ्लाइंग चप्पल तो मम्मी मारती, पापा तो सीधे बेल्ट उठा के मारते हैं। तो वहां पर पापा हमें इफेक्ट कर सकते हैं, पापा के डिसीजंस हमें इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम पापा के साथ कुछ नहीं कर सकते। पापा को आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों करने की आपके पास हिम्मत नहीं है पापा के सामने। वैसे ही बेटा ये बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ ये वाले फैक्टर्स हैं, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें तो पूरी तरह से कंट्रोल कर जाते हैं, लेकिन हम इनके साथ कुछ नहीं कर सकते, बस इनसे बच सकते हैं। दिख रहा है पापा आ रहे हैं तो जैसे उनको आदेश है उस अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लो और निकल लो पतली गली से, सामने बताइए नजरें ना मिला ली नहीं तो ठुक जाओगे। वैसा ही इनके साथ हमें करना पड़ता है, इनसे हम दूरी बनाए रखते हैं और पर्याप्त मात्रा में अपना काम करते हैं। बात समझ में आए? तो इनसे दूरी बनाने का मतलब ये है
कि इनमें जो चेंजेस आते रहते हैं उनको देखते रहते हैं कि इनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इनके अकॉर्डिंगली खुद को भी चेंज करते रहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये है क्या, इनके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा डेफिनेशन हो जाए बिजनेस एनवायरनमेंट की, क्या क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अब मैं कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूं। अभी तो मैं सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब बता रहा था, आम भाषा में मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब बताया, वो बिजनेस की चीजें जो बिजनेस के साथ जुड़ी हुई है, जिनके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये लोग हमारे बिजनेस को पूरी तरह से कंट्रोल करके जाती है, ऐसे बिजनेस, ऐसी चीजों को हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। तो मैं बोलेंगे ऐसी चीजें, ऐसे फैक्टर्स, ऐसी फोर्सेस या ऐसे इंस्टीट्यूशनल या इंडिविजुअल्स, कुछ सिंगल लोग भी हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, कुछ मार्केट फोर्सेस भी हो सकती हैं, डिमांड एंड सप्लाई जैसी, और कुछ फैक्टर्स भी हो सकते हैं, अन्य कुछ फैक्टर हो सकता है, प्राइस हो सकता है, इनकम हो सकती है लोगों की, ये कुछ चीजें, ये सारी चीजें मिलाकर हमारे बिजनेस के ऊपर क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। ये हमारे बिजनेस को कंट्रोल कर ले जाती है, लेकिन हमारे बिजनेस का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और हमारे इनकी कंट्रोल करने की वजह से, ये लोग जो हमारे ऊपर कंट्रोल करती है, इसकी वजह से हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हो सकती है। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स व्हिच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के कंट्रोल के बिल्कुल बाहर है। बिजनेस का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हमारी कोई इनके ऊपर चलती नहीं चलती, ये पूरी तरह से बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। इंटरप्राइजेस बट दीज में इफेक्ट इस परफॉर्मेंस, ये ऑर्गेनाइजेशंस हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करके चली जाती है। समझ में आया? फिर से एक बार बोल दूं, कुछ ऐसी चीजें जो बिजनेस के साथ जुड़ी हुई है इनडायरेक्ट रूप से, जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, लेकिन हमारा उनके ऊपर कोई जोर नहीं चलता है, ऐसी सारी चीजें मिलाकर बनाती है बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ में आ गया होगा? अगर आम भाषा में बोले तो बिजनेस के आसपास जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बिजनेस के आसपास जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वो सभी मिलाकर बनती है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। आप लोगों को भी प्यास लगाई होगी बेटा, गर्मी का टाइम बहुत है, प्यास बहुत लगती है, थोड़ा बाहर निकलने का, मेरे को प्यास बहुत लगेगी, मैं पढ़ाऊंगा तो बाकी भावनाएं आप मेरी समझ सकती हैं। तो बात यहाँ पे हुई अभी तक, सिर्फ बात इतनी सी हुई अभी कि मैंने आपको बताया सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट की meaning। अच्छा, अब आप पूछोगे सर थोड़ा और डिटेल में बताओ। मान लो बेटा, गवर्नमेंट ने कल से बोल दिया, गवर्नमेंट ने बोल दिया कल से सारे फैक्ट्रियां बंद, फैक्ट्रियों में लॉक लगाओ। ऑर्डर किसने दिया? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट का ऑर्डर अब आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कंट्रोल कौन कर रहा है? ये हम कुछ कर सकते हैं, घर पे बैठ के ताला लगा के बैठ सकते हैं, बैठ जाओ, बिजनेस बढ़ेगा कम होगा, अब काम चलेगा तो काम हो जाएगा, हो गया काम खत्म। लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने बहुत सारे आदेश दे दिए, वो सारे आदेश हमने फॉलो किए, और उसकी वजह से आधे बिजनेस चौपट हो गए, आधे लोगों की नौकरियां चली गई, कितने लोग बर्बाद हो गए। ये होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, वो भी करना जरूरी था। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन वो सारी चीजों की अवेयरनेस हमें रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हमें उनका टाइम पे अवेयरनेस पता चल जाए, टाइम पे हम उनके बारे में जान जाए, तो हमें काफी हद तक उन चीजों से होने वाले नुकसान से हम बचा सकते हैं। उन चीजों से नुकसान जहाँ पे कम कर सकते हैं, जहाँ उनसे जो मौके मिलने वाले हैं, उन मौके को पकड़कर और ज्यादा बिजनेस अपना बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल भाषा में बोलूं, इन सभी चीजों की हमें क्या रखनी पड़ती है? नॉलेज रखनी पड़ती है। जिन चीजों की मैं बात कर रहा हूँ, जिन चीजों की मैं बात कर रहा हूँ, इन सभी चीजों की हमें क्या रखनी पड़ती है? कंप्लीट अवेयरनेस रखनी पड़ती है। हमें कंप्लीट अवेयरनेस रखनी पड़ती है, कंप्लीट नॉलेज रखनी पड़ती है। जो भी चीजें, ये सारी चीजें जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के आसपास पाई जाती हैं, इन सब चीजों की हमें कंप्लीट अवेयरनेस रखनी पड़ती है, कंप्लीट नॉलेज रखनी पड़ती है। इन्हीं चीजों की कंप्लीट अवेयरनेस और नॉलेज को रखना जो हमारे आसपास पाई जाती हैं, इसी को बोलते हैं स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट refers to complete awareness and understanding of business environment। हमारे आसपास, हमारे वातावरण के आसपास, हमारे एरिया के आसपास, हमारे बिजनेस के आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो चीजें हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, उन्हीं चीजों की नॉलेज रखनी है बेटा आपको, उन्हीं की अवेयरनेस रखनी है। उन्हीं की नॉलेज रखना, उन्हीं की अवेयरनेस रखना कहलाता है स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसी को बोला जाता है स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट।
ये हो गया आपका स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, आपको समझ में आ गया ये? ओके, तो अब मैं आगे बताता हूँ। स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, अगर आप स्कैन करते हैं, अगर बिजनेस इन्वायरमेंट आप स्कैन करते हैं तो आपको तो आपको दो चीजें पता चलती हैं। एक पता चलता है कॉन्स्ट्रेंट्स, एक पता चलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, और दूसरा पता चलता है आपको अपॉर्चुनिटीज। अगर आप कंटिन्यूसली बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, कंटिन्यूसली आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, तो आपको या तो पता चलेगा मार्केट के अंदर जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, मार्केट के अंदर जो थ्रेट्स आने वाले हैं, मार्केट के अंदर जो कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं, मार्केट के अंदर जो भी चीजें आने वाली हैं, जो भी आपके बिजनेस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, वो भी आपको पता चलता है। मार्केट में जहां जहां पे आपको मौका मिलेगा, जहां जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बिजनेस में, जहां जहां पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बिजनेस में प्रॉफिट कमाने की, वो आप अपॉर्चुनिटीज भी पा सकते हो। तो मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। एनवायरनमेंट में सारी चीजें पाई जाएंगी, अच्छी चीजें भी पाई जाएंगी, बुरी चीजें भी पाई जाएंगी। मार्केट देखोगे, अच्छे से स्कैन करोगे तो भाई साहब बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, बहुत सारी चीजें, मतलब कि मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, मार्केट में कौन सा कॉम्पिटिटर आने वाला है, मार्केट में कौन आने वाला है नया जो हमारे बिजनेस में पंगा खड़ा कर सकता है, मार्केट में कौन सी चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं, कौन सी चीजों की डिमांड बढ़ने वाली है, कौन सी चीजों की सप्लाई बढ़ने वाली है, गवर्नमेंट कौन सा रूल लेकर आने वाली है, लोगों का टेस्ट कैसा चेंज हो रहा है। ये सब चीजें अगर आपने दिमाग में रख ली, अगर ये सारी चीजें दिमाग में रख ली, तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए प्रॉब्लम आ रही है या अपॉर्चुनिटी आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है तो उसका कोई ना कोई बैकअप सॉल्यूशन बनाएंगे, प्रॉब्लम आ रही है तो कोई ना कोई बैकअप सॉल्यूशन बनाएंगे। और बेटा अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उससे प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे कर सकते हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बेटा दोनों ही चीजें लेकर आता है, अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आता है और कॉन्स्टेंट्स भी लेकर आता है। आपको खुद ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है कि कॉन्स्टेंट आ रहा है। लेकिन इसके लिए आपको ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा स्कैनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, तभी आप ये काम कर पाओगे। अब बोलोगे आपने, हम लोग ये काम क्यों करेंगे, हमें क्या पड़ी है करने की? तो बेटा लोगो याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, सपोज सपोज यू आर अ मैनेजर या सीईओ या ऑनर ऑफ ए कंपनी। आप कंपनी के या तो मैनेजर हो या सीईओ और या ऑनर हो, और तीनों ये सभी अगर आप टॉप लेवल पे काम कर रहे हो तो कंपनी की सर्वाइवल और कंपनी की ग्रोथ के लिए आप ही जिम्मेदार हो। तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस तो बिजनेस एनवायरनमेंट की रखनी ही पड़ेगी। अगर नहीं रखोगे तो बिजनेस ऐसा ना जाते हुए ऐसा चला आएगा, और ऐसा चला आएगा तो रोड पे कटोरा लेके बैठना पड़ेगा, और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जब भी एक मैनेजर बने, जब भी किसी कंपनी में काम करने जाएं, तो एक अच्छे मैनेजर के रूप से निकले और हर जगह आपकी वाहवाही हो और लोग बोले कि भाई साहब इसने तो बहुत अच्छे से बिजनेस किया। तब आपको कभी याद आया कि भरत सर ने मेरे को बिजनेस पढ़ाया था और वो वही का काम ज्ञान काम आ गया है हमें। तो बात समझ में आई, तब आपको कम से कम मेरी नाम की याद आनी चाहिए। नहीं आई तो मेरा पढ़ाने का क्या मतलब। चलिए, तो आपको क्या रखना है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज रखनी है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज रखनी है आपके बिजनेस के आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने आपको ये बात इमेजिन करवाई थी। तो यहां तक आपका बात क्लियर हो गया, यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई बेटा कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या काम करने हैं, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या काम करने हैं वो आपको यहाँ से पता चल गया। आप बोलोगे सर अभी तो आपने पानी पिया था, मेरे को प्यास लगती है बेटा, अब मैं आगे इस पे से नहीं बोलूंगा। तो आप शुरू करते हैं, मैं जोश में आने वाला हूँ। बोला सर ऐसा क्या जोश में आने वाला हूँ? देखो बेटा, तो मैंने बोला आपको मार्केट को स्कैन करना है, मतलब आपको मार्केट में अवेयरनेस रखनी है। अवेयरनेस रखनी है मतलब मार्केट में
मार्केट की नॉलेज रखनी है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग रखनी है। तो अब ये रखने किन किन चीजों की है, मार्केट में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, तो मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं जो आपके सिलेबस में है। जहां तो आप इसको याद कर लो, स्लेप्ट, स्लेप्ट ऐसे भी याद कर सकते हो, या पेस्टल ऐसे भी याद कर सकते हो, जो आपको सहूलियत लगे। स्लेप्ट और पेस्टल वॉट एवर यू वांट टू स्टडी। ये क्या बोल दिया सर आपने, मैं लिखता हूं बेटा, सब्र करो बेटा। एस एल ई पी और टी, यहाँ पे पी ई एस टी ई एल। ये क्या, ये कैसी एबीसीडी भैया, ये है सोशल इन्वायरमेंट, एस फॉर सोशल इन्वायरमेंट, एल फॉर लीगल इन्वायरमेंट, ई फॉर इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, P for political environment, T for technological environment। बात समझ में आ गई होगी। हमें इन 5 फैक्टर्स के बारे में जानना है, इन 5 के बारे में जानना है। बोलेंगे इसमें तो 6 हैं, तो 6 भी याद कर सकते हो, लेकिन अपने सिलेबस में 5 है। वो तो नाम याद करने का तरीका है, कुछ बुक्स में 6 भी हैं, किसमें 8 भी हैं, हमारे में 5 ही दिए गए हैं। P for political, E for economical, S for social, T for technological, E for ecological, L for legal, legal, legal। चाहे आप इसको पेस्टल बनाकर याद कर लें, चाहे आप इसको सेलेक्ट बनाकर याद कर लें, आपका काम दोनों ही सूरतों में पूरा हो जाएगा। तो मैं आपको कह रहा हूं कि हम तो आज इसी के हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा स्लेप्ट आज। मेरी कोशिश ये रहेगी यहाँ पे स्लेप्ट की जितनी ज्यादा चीजें कवर हो सके उतनी कवर हो जाए। तो सबसे पहला इन्वायरमेंट जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपके सामने, वो है सोशल इन्वायरमेंट या लीगल इन्वायरमेंट। सोशल को भी पढ़ेंगे, लीगल को भी पढ़ेंगे, ई फॉर इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल को भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल के बाद पॉलिटिकल भी पढ़ेंगे, और पॉलिटिकल पढ़ने के बाद फिर टेक्नोलॉजिकल भी, टी के बाद टेक्नोलॉजिकल भी पढ़ेंगे, टी के बाद टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी पढ़ेंगे। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। बच्चों को समझ में आ चुकी है। आज मैं सभी चीजों को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो चलिए, तो पहले मैंने आपको जो चीजें बताई उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको जो सारी चीजें इस चैप्टर में हमारी सिर्फ वही चीजें नहीं है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको इस चैप्टर के पूरे लर्निंग कंटेंट एक बार बता दूं, आप लोग बोलोगे सर आपने चैप्टर के बारे में पढ़ाया है, बताया है नहीं अच्छे से, आप शुरू करके बताना। कुछ बच्चों को शिकायत रहती है इसकी, तो मैं उनकी शिकायत दूरी कर देता हूँ, शिकायत का मौका नहीं देंगे हम आपको, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मीनिंग एंड डेफिनेशन। दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना पड़ेगा फीचर्स ऑफ बिजनेस, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जिन चीजों की मैं बात कर रहा था अभी पॉलिटिकली, उनको बोलते हैं डायमेंशंस, एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स। उनको डायमेंशंस, एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। ये कौन कौन से थे, मैंने आपको बताया पॉलिटिकल, स्लेप्ट लिख लो, SLEPT, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर न्यू इकोनॉमिक
पॉलिसीज ऑफ 1991, जिसको हम लोग LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इनके बारे में जानेंगे, इन पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारा आएगा नहीं, सेकंड लास्ट, इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का, इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, और मैनेजरियल रिस्पॉन्स, मैनेजर्स को कैसा रिस्पॉन्स लेना चाहिए जब बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आता है। और लास्ट रहेगा डिमोनिटाइजेशन, नोटबंदी। इन सब चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स सबसे, लेकिन सबसे ज्यादा मेन जो है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, वो है डायमेंशन। क्वेश्चंस आपके कहीं से भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, लेकिन जो इस पूरे चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है वो है इसके कंपोनेंट्स। अगर हमने इसके कंपोनेंट्स को बड़े अच्छे से स्टडी कर लिया, अगर हमने इसके कंपोनेंट्स को अच्छे से स्टडी कर लिया, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में बाकी चीजें समझने। बाकी आप लोग समझदार, हम लोग तो फिर पहले उसी को पढ़ते हैं, बाकी मैं बाद में लिखते हैं इन चीजों को क्या लिखा है, इनका मतलब क्या है। तो ये रहे आपके डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, या फिर इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इन नामों से बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को जाना जाता है। एक नाम और मेरे को याद आ गया, एक नाम और याद मेरे को आ गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, समझा भाई। तो सबसे पहले आपके सामने पेश है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। भाई और बहनों, ये पूरा एनवायरनमेंट देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होता है। पूरा एनवायरनमेंट देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होता है। इकोनॉमी के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, इकोनॉमी के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, इकोनॉमी के अंदर या एक देश इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो सब इसके अंदर कवर होते हैं। या फिर कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा फैक्टर जो हमारे इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, कोई भी ऐसा फैक्टर जो हमारी इकोनॉमी को क्या करता है, इफेक्ट करता है, वो सारे फैक्टर्स इस इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर कवर किए जाते हैं। कोई भी ऐसा फैक्टर जो हमारे देश के जो हमारे देश के इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करे, कोई भी ऐसा फैक्टर जो हमारे देश के इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करे, ऐसे फैक्टर्स को हम लोग, ऐसी सारी चीजों को हम लोग इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का नाम देते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो देश की इकोनॉमी पर असर डाले, जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा हो, जिसका देश की अर्थव्यवस्था से किसी भी तरह का कोई नाता हो, जो देश की अर्थव्यवस्था से किसी भी तरह से जुड़ी हो, ऐसे फैक्टर्स को, ऐसे फोर्सेस को, ऐसे इंडिविजुअल्स को हम कवर करते हैं अंडर द बिजनेस एनवायरनमेंट। और बिजनेस एनवायरनमेंट में इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, ऐसी चीजों को हम कवर करते हैं अंडर द इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे देश के इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, ये कुछ नाम आपके सामने हैं। बिजनेस साइकिल, देश का बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएट करता है। स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, जीडीपी लेवल देश की, नेशनल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है कंट्री के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ रेट, इंटरेस्ट रेट, इंडस्ट्रीज का इंटरेस्ट रेट, नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट रेट इंडस्ट्रीज का थोड़ी, जो लोन हमें मिलता है बैंकों से उसका इंटरेस्ट रेट। इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन ज्यादा है कम है। अर्बनाइजेशन, कितने लोग अर्बन सिटीज में रहते हैं, गवर्नमेंट का कितना घाटा हो रहा है,
डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी है, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कितनी है, देश में फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व कितना है, और देश में फॉरेन ट्रेड कितना है। ये सारी चीजें कवर की जाती हैं अंडर द इकोनॉमिकल एनवायरमेंट। मतलब तो इतनी सारी चीजों को मैंने बात बोली, अब आप बोलोगे सर इन चीजों का मतलब बता दो। देखो बेटा, कुछ चीजें आप इसमें से जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं उसमें से मैं गारंटी देता हूँ 70% से ज्यादा चीजें आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में सीख जाओगे। उनमें से 70% ज्यादा चीजें आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में सीख जाओगे। कुछ चीजें आपको पता होंगी और 5-10% चीजें, एक दो चीजें इनमें से बोले तो वो आप फ्यूचर की क्लासेस में जब आप बड़े होगे तो वो भी आप समझ जाओगे। मतलब ये सारी चीजें हमारे देश की इकोनॉमी से जुड़ी हुई होती है। देश में लोगों की इनकम बढ़ जाना, देश में नेशनल इनकम बढ़ जाना, देश की पर कैपिटा इनकम इसी में आ जाएगा, देश में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, देश में इन्फ्लेशन आ जाना, देश में डिफ्लेशन आ जाना, ये सारी की सारी चीजें आपके बिजनेस के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है और इन सबका आपके बिजनेस पर कोई ना कोई असर जरूर पड़ता है। ये सारी चीजें आपके बिजनेस पर कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है और इन सबका आपके बिजनेस पर कहीं ना कोई इफेक्ट जरूर पड़ता है। इसलिए आप अगर मैनेजर हो, अगर आप मैनेजर हो तो आपको देश के इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को पूरा समझना पड़ेगा और इसका असर आपके बिजनेस पर क्या पड़ेगा इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का असर आपके बिजनेस पर क्या पड़ेगा इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि देश का इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या है। समझ में आ गया तो बोलो हाँ, तो हम आगे बढ़े। It refers to all the forces and factors which directly influence the economy of our country, जो डायरेक्टली हमारी देश की इकोनॉमी को इफेक्ट करती है। इट कंसिस्ट ऑफ जीडीपी, इनकम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज। ये सारी चीजें हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई होती हैं और ये सारी चीजें हमारे बिजनेस में इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर कवर की जाती हैं। इन सबको हम लोग बिजनेस में इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या करते हैं, इन सबको बिजनेस में इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर कवर किया जाता है। कोई भी चीज अगर इन सब चीजों से जुड़ी हुई है तो वो हमारे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। समझ में आ गया सबको, ये सारी चीजें हमारे देश की इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के बाद आता है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के बाद आता है देश का सोशल एनवायरनमेंट। देश का सोशल एनवायरनमेंट कैसा है। अब आप पूछोगे सर फिर से बताओ सोशल का मतलब क्या है। हमें तो सामाजिक बस पता है, अब इसका क्या असर पड़ने वाला है इसको और थोड़ा ज्ञान में दे दीजिए। इसको भी बेटा हम ज्ञान से बता देते हैं। अब क्या किया जाता है सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। देखो रे बेटा, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत होशियार बच्चे हो, तो यहाँ पे आप बड़ी जल्दी से समझ जाओगे। अभी कौन सा फेस्टिवल आने वाला है। मैं आज की बात करूं तो महीना चल रहा है आज की डेट में जून। जुलाई में तो कोई फेस्टिवल नहीं है मेरे हिसाब से। अगस्त में फेस्टिवल आएगा, रक्षाबंधन, राखी का त्योहार। और इस समय अगर राखी का त्योहार आता है तो मार्केट में किस चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, किस चीज की डिमांड मार्केट में ज्यादा बढ़ जाती है भाइयों और बहनों, जल्दी से बता दें। बच्चे बोल रहे हैं सर इतना भी नहीं पता आपको, आपकी कोई बहन नहीं है क्या। राखी का त्योहार बहन भाई का त्योहार माना जाता है। ये त्योहार इंडिया में मनाया जाता है और हर हिंदू देश जहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे सब लोग इस त्योहार को मनाते हैं। खासकर ये पर्व इंडिया का पर्व माना जाता है और इसमें बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और साथ में स्वीट्स भी खिलाती हैं और भाई उसके बदले गिफ्ट्स देते हैं अपनी बहनों को। बोलो बेटा क्या ऐसा ही होता है। हाँ सर ऐसा ही होता है, मेरे को पता था। देखो हाँ, तो इस त्योहार में मैंने बोला राखी बांधी जाती है। राखी कहाँ से लाई जाती होगी, मार्केट से लाई जाती होगी। और स्वीट्स कहाँ से लाए जाते होंगे, वो भी मार्केट से लाए जाते होंगे। तो भाई साहब मार्केट में किन चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी इस टाइम पर, राखी की और स्वीट्स की। और अगर दोस्त बल्कि हमारे भाई लोग गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट्स की भी डिमांड बढ़ जाती है। तो बात तो भाई क्लियर क्लियर हो रही है यहाँ पे बिल्कुल।
इस टाइम पर सबसे ज्यादा इन चीजों की डिमांड होती है। तो ये किसकी वजह से हो रही है? ये देश के समाज के कल्चर की वजह से। ये हमारे देश का कस्टम है, देश का ट्रेडिशन है ये चीजें करना। अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, मेरे को बताओ अगर अगर अन्यथा ना लीजिएगा, मेरे गलत मत समझिएगा, मेरा कोई गलत मतलब नहीं है इस बात को बताने का। अगर तुम एक नॉन वेज शॉप ओपन करना चाहते हो, अन्यथा ना लीजिएगा, कोई मेरे बात को गलत सेंस में मत लीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबको, सिर्फ एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आप एक नॉन वेज की शॉप ओपन करना चाहते हैं और जहां पर जिस मोहल्ले में आप दुकान खोलना चाहते हैं वो मोहल्ला, पूरा का पूरा मोहल्ला पंडितों का मोहल्ला है, पंडित ही पंडित लोग रहते हैं और उनका एक मंदिर भी है इस मोहल्ले में, और आप नॉन वेज शॉप इसी मोहल्ले में खोलना चाहते हो, तो बेटा खुल जाएगी आपकी वो शॉप। कानूनी रूप से कोई दिक्कत नहीं है। कानूनी रूप से आप कहीं पे कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। खासकर मतलब आप कोई भी बिजनेस करना चाहें तो आपको छोटे मोटे बिजनेस करने के लिए आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन भाई साहब, अगर आप कोई नॉन-वेज शॉप वहाँ पर ओपन करना चाहते हैं, तो क्या आस-पास के लोग आपको वहाँ पे शॉप खोलने देंगे? अच्छा, मान लो ये लोग बहुत ही भले लोग थे। ऐसे बोला हमें क्या लेना-देना, हम तो अपने अंदर रहते हैं, बाहर से हमको मतलब नहीं। तो बेचोगे किसको भाई साहब? सेल किसको करोगे यहाँ पर? लेगा कौन? सब तो वहाँ पे वो ऐसे लोग रहते हैं जो नॉन-वेज खाते ही नहीं है। तो यहाँ पर ये कौन-सा एनवायरनमेंट है? ये भी तो समाज है। समाज आपको वहाँ पे रहने नहीं देगा। समाज की वजह से आप अपना बिजनेस वहां पे चला भी नहीं पाओगे, तो इसके वजह से भी आपका बिजनेस जो है वो इफेक्ट कर जाएगा। इसकी वजह से भी आपका बिजनेस वहां पे इफेक्ट कर जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फ्यूचर में ये जरूर देख लेना, नॉनवेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जरूर देख लेना जब भी कोई बिजनेस करने जा रहे हो तो वो बिजनेस उस एरिया में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा जिस एरिया में आप खोलना चाहते हो। एक और एग्जांपल ले सकता हूँ इसका। मान लीजिए आप एक आई स्टोर खोलने वाले हो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतनी भारी बात बोल दी, आई स्टोर इतने ऊपर पहुंच गए, लोग आईफोन लेने के तरसते, आप पूरा आई स्टोर खोल लो जहाँ पे एप्पल के मोबाइल, टैब, लैपटॉप, मैकबुक सब मिलेगा भाई साहब, सब मिलेगा अपनी दुकान पे भाई साहब, सब मिलेगा। अपन बड़ा आदमी हो चुका है, बच्चा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे लोग बोल रहे हैं सर हम बड़े आदमी बोल रहे हैं, हम ये दुकान खोलने जा रहे हैं जहाँ पे एप्पल के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, लोग खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाते, हम बेचने की हिम्मत करेंगे, हम बड़े आदमी बनेंगे। एक बच्चा हो गया भावुक। भावुक समझते हो? होना मतलब इमोशनल, बंदा इमोशनल, बहुत ज्यादा। अब आप सोच नहीं सकते वो कितना इमोशनल हुआ, इतना इमोशनल हो गया कि उसने ये दुकान जाकर गांव में खोल दी। बेटा सोचो, वो जाकर विलेज में चला गया वो दुकान खोलने के लिए गांव में। किस्मत फूटी थी बेचारे की, एक महीना होने से आया है, वहां पे एक ग्राहक नहीं आया अभी तक। लोग आते हैं बाहर से देखते हैं, ताड़ते हैं और चले जाते हैं, किसी की शोरूम के अंदर आने की हिम्मत नहीं होती है। भाई साहब इतना हाई फाई शोरूम होता है और बंदे ने गांव के अंदर खोल लिया। गांव के अंदर लोगों को पता नहीं है आईफोन आदि चीजों का। आप अपने देश के गांव के अंदर आप बहुत डेवलप हो गया, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे गांव में अभी तक बात पता नहीं है आईफोन नाम की भी कोई चीज होती है, एप्पल नाम की कोई कंपनी भी होती है, ऐसा लोगों को पता नहीं है अभी, आधे गांव में लोगों को। तो वहां पे भाई साहब, और जिसको पता भी है तो वो क्या कर लेगा, किडनी तो नहीं बेच देगा अपना मोबाइल खरीदने के लिए। गांव के पास इतनी इनकम नहीं है भाई साहब अपने गांव में, ये पंजाब के गांव नहीं है कि लोगों को करोड़ों रुपया कमा रहे हैं वहां पे गांव के लोग। यहाँ पे तो भाई साहब अपने पूरे देश में गरीबी ही गरीबी है, वहां पे आपका स्टोर नहीं चलेगा। तो बेचारा लड़का, वो बेचारा दुकान बंद की है उसने, फाइनली बोला सर वहां पे तो चली नहीं। मैंने कहा तूने मेरे से पूछा था, मैंने बोला तूने मेरे से पूछा था वहां पे दुकान खोलने से पहले, अपने मन से तो पहुंच गए थे। गुरु का ज्ञान तो काम का आता ही नहीं है, वहां पे सीधे पहुंच गए दुकान खोलने के लिए। अगला, अब जाके दुकान खोली हो जहाँ पे रईसों का इलाका हो, कोई कॉलोनी या कोई शहर का एरिया ऐसा देख लो जहाँ पे सारे रईस ही रईस लोग तो रहते हो, ताकि वहां पर वो लोग दूर ना जाना पड़े, उन्हें पास में ही तुम्हारे मोबाइल में ये सारी चीजें अवेलेबल करवा देना तो तुम्हारा बिक जाएगा। बोले वाह सर क्या आइडिया। यहाँ पर लोगों का रहन सहन, लोगों का कल्चर, लोगों का एजुकेशन लेवल, लोगों की थिंकिंग, लोगों का परसेप्शन, ये सारी की सारी चीजें बेटा जो कवर की जाती हैं, सुनो बेटा, ये सारी की सारी चीजें जो कवर की जाती है वो सारी सोशल एनवायरनमेंट के अंदर कवर की जाती है।
ये सारी की सारी चीजें हमारी जो कवर की जाती हैं वो की जाती हैं अंडर द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। और आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज आने वाली है जिसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी डिमांड कम हो जाएगी। आपने आज तक बचपन से, जब को आपको याद है, जब से आपने डेयरी मिल्क की वो 5 रुपए के बाद से चॉकलेट खाना शुरू किया था, याद करो बेटा। नहीं 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 बेटा, याद करो। याद करो जब पहली बार वो चॉकलेट खाई थी, छोटी सी थी, 5 रुपए की मम्मी ने दिलवाई थी। फिर तो वो मान लो हमारे जीभ पे लादत ही बन गई। जब से वो चॉकलेट खा रहे हो आपको तब से वो कसम है। ईमानदारी से बताना, जितनी बार दिवाली का फेस्टिवल आता है उतनी बार, जितनी बार दिवाली का फेस्टिवल आता है उतनी बार डेयरी मिल्क नया ब्रांड निकाल देती है, नया फ्लेवर निकाल देती है चॉकलेट का। कभी बबली निकाल देती है, कभी सिल्क निकाल देती है, कभी फ्रूट्स एंड नट्स निकाल देती है, कभी हार्ट शेप निकाल देती है, कुछ ना कुछ नहीं। उसके अंदर वो कलाकारी करती रहती है, करती रहती है, क्योंकि वो लोगों के सोशल एनवायरनमेंट के साथ खेलती है, लोगों के सोशल बैकग्राउंड को पकड़ती है और उसको टच करके वो मार्केट में अपनी सेल बढ़ाती है। आपको याद होगा एक बार मिठाई की जगह दीपावली पर कुरकुरे निकाले गए थे। कुरकुरे वालों को पता था मीठा बहुत पुराना हो चुका है, मीठा ज्यादा खपता भी नहीं है, तो उसने नमकीन निकाल दिया, कुरकुरे दे दिए इस बार लोगों को गिफ्ट में। तो वो क्या है, वो सोशल एनवायरनमेंट को पकड़ना चाहता है और उसकी काफी हद तक सेल बढ़ी थी उसकी वजह से। ये सारी चीजें बेटा, ये सारी चीजें बिजनेस के सोशल एनवायरनमेंट के अंदर कवर की जाती है। तो समाज का रहन सहन, समाज का कल्चर, समाज के ट्रेडिशन, समाज की सारी चीजें जो बिजनेस के साथ जुड़ी हुई है, इन सब पर आपको खोर नजर रखनी पड़ेगी। अगर इन पर नजर नहीं रखोगे भाई साहब तो डूब जाओगे। कहीं पे मौके भी मिलेंगे, कहीं पे प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी, प्रॉब्लम्स मिलेगी तो उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे, मौके मिलेंगे तो उसको ग्रैब कर पाओगे। यही तो है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। समझ में आ गया, सबको आ गया होगा। तीसरा एनवायरनमेंट आता है भाई साहब, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ओ माय गॉड, बात किसकी कर रहा हूं मैं यहाँ पर? छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मोदी जी की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं अकेले मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। पूरा देश का पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी देश की बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अब आप बोलोगे सर ये थोड़ा बाउंसर सा लग रहा है। मैंने नहीं बेटा, बाउंसर नहीं है, उल्टा असर है, सीधे सिक्सर मार सकते हो इसको पकड़ के। देखो, अभी याद करो, कुछ दिन पहले हमारी इंडियन मोदी गवर्नमेंट ने एमएसएमईज के लिए बहुत 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाला था। 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाला है ताकि वो बेचारे लोग जो गरीब हो चुके हैं इस लॉकडाउन के चलते, इस कोरोना वायरस के चलते, जो लोग गरीब हो चुके हैं वो अपना बिजनेस को बढ़ा सकें, अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकें वो लोग। इसके लिए गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए स्कीम निकाली कि उनको इंटरेस्ट फ्री, कोलेट्रल फ्री, लो इंटरेस्ट पर, अच्छी ईएमआई पेमेंट्स पर आपको क्या दिया जाएगा, आपको लोन दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत ये बात की गई, इस स्कीम के तहत ये सारी बातें की गई। अब आप सोचो, अपने आप को रखो एक छोटा बिजनेस, आप छोटी दुकान चलाते हो, छोटा बिजनेस करते हो, और गवर्नमेंट की ये स्कीम मिल गई आपको और आपको 10 लाख का लोन मिल गया। आपने 10 लाख को बिजनेस में इन्वेस्ट कर डाला और बिजनेस को रातों रात ग्रो कर डाला, ग्रो कर डाला, बिजनेस को रातों रात ग्रो कर डाला। तो ये तो हो गई आपके लिए अपॉर्चुनिटी। लेकिन भाई साहब इसी स्कीम के चलते सभी लोगों को लोन मिल गया, इसी स्कीम के चलते सभी लोगों को लोन मिल गया, धक्का दो। इसी स्कीम के चलते सभी लोगों को लोन मिल गया और सभी लोग आ गए मार्केट में बिजनेस करने के लिए। तो आपके बढ़ गए कॉम्पिटिटर्स, आपके बढ़ गए कॉम्पिटिटर्स, तो ये आ गई आपके लिए कॉन्स्ट्रेंट्स, ये आ गए आपके लिए कॉन्स्टेंट्स, ये आपके लिए आ गई मार्केट में एक और प्रॉब्लम। तो यहां पर आप, ये सब चीजें किसकी वजह से हो रही हैं? देश के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की वजह से। तो आपको भाई साहब लोगों ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सरकारें किसकी हैं,
सरकार में कौन है, सत्ता में कौन है, सरकार चला कौन रहा है, सरकार की थिंकिंग क्या है, सरकार की फिलॉसफी क्या है, किस हिसाब से वो काम कर रही है, किस फिलॉसफी के साथ काम कर रही है, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है या बिजनेसमैन को ग्रो करने के लिए काम कर रही है, देश की इकोनॉमी को सुधारने का काम कर रही है या जनता को डायरेक्ट बेनिफिट्स देने का काम कर रही है। गवर्नमेंट काम किस चीज का कर रही है, गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या है, गवर्नमेंट के नए रूल्स क्या आने वाले हैं, गवर्नमेंट में कौन कौन से उथल पुथल होने वाले हैं, नई सरकार कौन सी आएगी उसमें क्या चेंजेस आएंगे, उसका थिंकिंग कैसा है, वो क्या फिलॉसफी रखती है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए अगर आप एक अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं। अगर जीवन में अच्छा मैनेजर बनना है, जीवन में एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो गवर्नमेंट के ऊपर भी नजर रखिए, गवर्नमेंट की भी अंडरस्टैंडिंग रखिए, उनकी पॉलिसीज को भी अंडरस्टैंड करिए, किसी एक गवर्नमेंट के लिए बियास मत होइए, बायस मत होइए किसी एक गवर्नमेंट के लिए, उसके प्रति मत फोकस हो जाइए यही अच्छी है यही खराब है, सभी गवर्नमेंट्स को एनालाइज करिए, उनका काम करने का तरीका क्या है, वो किस फिलॉसफी के साथ काम करती हैं और उसका आपके बिजनेस पर कैसा असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा कि बुरा असर पड़ेगा, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना काम करिए। तो ये बनता है आपके देश का कौन सा इन्वायरमेंट, ये बनता है हमारे देश का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। समझ में आ गया सबको? मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। अब आते हैं हमारे अगले इन्वायरमेंट पर, जिसका नाम है लीगल लीगल इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट? लीगल लीगल इन्वायरमेंट। अब आपको लीगल लीगल इन्वायरमेंट का मतलब मैं समझा दूं, जहां पे मैं बात सरकार की नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं देश के लॉ एंड ऑर्डर की। अब वो बात अलग है कि लॉ एंड ऑर्डर को कई बार गवर्नमेंट ही पास करवाती है, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर की, रूल्स एंड रेगुलेशंस। बेटा यहाँ पे बात हो रही है रूल्स एंड रेगुलेशंस की, बात समझ रहे हो? यहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स आते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे नए नए रूल्स लेकर आती है, गवर्नमेंट नहीं आती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आ जाता है कई बार, गवर्नमेंट लाती तो है, गवर्नमेंट किसके द्वारा करवाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा करवाती है, लॉ एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट, और ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, एक्ट के थ्रू आते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट पास करवाया, इसका कुछ बिजनेसेस पर अच्छा असर पड़ा, कुछ बिजनेस पर इसका खराब असर पड़ा, लेकिन फाइनली वो इम्प्लीमेंट हो गया पूरे इंडिया में, और हर बिजनेस में अब एक ही एक्ट लगता है, जीएसटी। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? अच्छा, किसी ने कभी सिगरेट की डब्बी देखी है? अच्छा मेरे को ये बताओ, कभी किसी ने अल्कोहल की कोई एड टीवी पर देखी है? आप बोलोगे सर आती तो है, लेकिन उसमें बॉटल नहीं दिखती है, बाकी नाम तो आ जाता है। बेटा वो पानी की बॉटल्स का ऐड करते हैं, वो पानी की बॉटल्स का ऐड करते हैं दारू के बॉटल का ब्रांड का नाम यूज करके। जैसे आप देखना, रॉयल स्ट्रैक मेगा म्यूजिक, रॉयल स्ट्रैक मेगा म्यूजिक, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, मतलब बात क्या हो रही है वहां पे? वहां पे बात वो कर रहे हैं रॉयल स्ट्रैक ब्रांड की। अब वहां पर किसी को पता नहीं है रॉयल स्टैग नाम का पौधा भी आता है बाजार में। और बताओ, आपने ब्लेंडर स्प्राइट की भी ऐड देखी होगी, ब्लेंडर स्प्राइट की ऐड भी आती है भाई साहब। अब वो सिर्फ अपने ब्रांड का ऐड करते हैं, वहां पे अल्कोहल का ऐड नहीं करते। यहाँ पर क्या है, ये लॉ ने बोला है कि आप अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स की मार्केट में ऐड नहीं कर सकते हो पब्लिकली, आप उनको ऐड करना आपको अलाउड नहीं है। तो ये किसने बोला? ये लॉ ने बोला। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। वहीं पर वहीं पर अगर मैं बात करूं, आपने कभी किसी सिगरेट की डब्बी का पैक देखा है? लड़के लोग बोले सर कैसी बात कर रहे हो, डेली तो देखते हैं। नहीं नहीं, गलत मत समझो, बोले आप शरीफ बच्चे हो, मैं आपको दिखाता हूँ। बात कर ली, अपने पास सारी चीज की फैसिलिटी है, हम दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे? हाँ, कौन सी? गोल्ड फ्लैग, या कब आ रहा है गोल्ड फ्लैग, आ रहा है। ओ माय गॉड, लो। हम्म, ये भाई साहब, सिगरेट का पहले गोल्ड फ्लैग का पैक ऐसे आता था, यहाँ पे देख रहे हो, पहले गोल्ड फ्लैग का पैक कुछ ऐसे आता था, फिर वो आना ऐसे शुरू हुआ, स्मोकिंग किल्स, मतलब 30% एरिया में वो लगा के रखा है, स्मोकिंग किल्स।
और बाकी में पूरे में पहले क्या रहती थी, पूरे में ब्रांडिंग रहती थी। फिर ब्रांडिंग को हटाकर यहाँ पर हटा दिएगा, थोड़ा सा स्मोकिंग किल्स नाम का वो चीज डाल दी गई। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आज की डेट में, एक मिनट, सिगरेट वार्निंग, ये देखिए, ये वही ब्रांड है। देखिए पहले गोल्ड फ्लैग कैसा था और अब कैसा हो गया। पहले वो पूरे पैक पर अपने बारे में बताते थे, अब अपने बारे में सिर्फ इतनी सी जगह में बता रहे हैं और पूरे पैक पर क्या डाल दी, पूरे पैक पर वार्निंग डाल दी। ये आज से नहीं है बेटा, ये मैं आज से नहीं बता रहा हूँ, पहले बहुत समय पहले इसके ब्रांड पर कोई ब्रांडिंग नहीं होती, सिर्फ ये अपनी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि कोई भी कंपनी जो सिगरेट बना रही है उसे अपने पैक पर 90% एरिया में 90% एरिया में वार्निंग देनी पड़ेगी। 90% एरिया में वार्निंग देनी पड़ेगी। तो ये किसने रूल बनाया? लॉ ने। लॉ ने ये रूल बनाया। तो लॉ ही रूल्स बनाता है, तो अब हर बिजनेसमैन को वो फॉलो करना है। अब सोचो, आप ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हो आप हमेशा चाहते हो मेरी सेल्स बढ़े, और ऐसा प्रोडक्ट जो अगर आप सिगरेट बेच रहे हो तो लोगों को बता भी रहे हो मेरा प्रोडक्ट ले रहे हो, लेने से पहले देख लो मेरा प्रोडक्ट लियोगे तो मर जाओगे, बाकी मर्जी आपकी है। मेरा प्रोडक्ट लोगे तो मेरा प्रोडक्ट लेने से तुम मर सकते हो, सामने सामने आप जहर कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन बाकी आपकी इच्छा है। तो ये आप वार्निंग दे रहे हो। ऐसा कभी कोई करता है मेरा प्रोडक्ट खराब है लेना हो तो ले लो, लेकिन तब भी वो बिकता है। लेकिन लॉ ने तो बोल दिया ना कि आपको बताना जरूरी है, तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो कोई अपनी मर्जी से क्यों बताएगा, कोई अपनी बुराई क्यों करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी बुराई करना जरूरी है। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स आते हैं, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, वहां पे वो सेल्स में सेल गुड्स को सेल्स करने के रूल्स एंड रेगुलेशन देता है। वेट एंड मेजर एक्ट है, मार्केट में जो सामान को तोला बोला जाता है, कैसे तोला जाएगा, उनके कौन से बांट रहेंगे, कौन सा उनका किलोग्राम यूज किया जाएगा, कौन सा मीटर का डिस्टेंस, मीटर के लिए कौन सा चीजें इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाएंगे, लीटर्स के लिए कौन सी चीजें यूज की जाएंगी, इन सब के लिए सारे रूल्स बने हुए हैं। हर चीज के लिए, बिजनेस को, व्यापार को चलाने के लिए सारे तरह के रूल्स बने हुए हैं। ये सारी की सारी चीजें जो कवर की जाती है, किसके अंडर कवर की जाती हैं? ये कवर की जाती है अंडर द लीगल इन्वायरमेंट। इन सब चीजों को हम कवर करते हैं अंडर द लीगल इन्वायरमेंट। अंडर द लीगल इन्वायरमेंट कवर हो गया, समझ में आ गया होगा सबको। भाई साहब, लीगल इन्वायरमेंट के बाद आता है मार्केट में टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। बात समझो बेटा, मेरी टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट की बात कर रहा हूँ। देखो, याद करो वो सुनहरा पल, सुनहरे दिन, जब कुछ इस तरह के मोबाइल चला करते थे। उस समय इस तरह के मोबाइल में जिसमें कैमरा पाया जाता था, इसको हम लोग किसी स्मार्टफोन से कम नहीं मानते थे। ये आज से 6-7 साल पहले की बात है, जब ऐसे फोनों को हम लोग स्मार्टफोन का दर्जा दिया करते थे। ये हमारे लिए उस समय के स्मार्टफोन हुआ करते थे। जमाना बदला भाई साहब, जमाना बदला, टेक्नोलॉजी बदली, और फोन फिर कुछ ऐसे आने लगे, फोन कुछ इस तरह के आने लगे। अब आगे का मेरे को पता नहीं कि ऐसे ही आते हैं, इतना लंबा आता है या कांच ही बस आता है, वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मार्केट में ये क्या चेंज हुआ? ये हुआ मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज। ये टेक्नोलॉजी में चेंज। अच्छा, इससे भी अगर पुराना जाए तो पहले फोन ऐसा होता था, एक चीज को कान में ऐसे लगाया जाता था, मान लीजिए ये ऐसे कान में लगाया जाता था, एक चीज को हाथ में पकड़ा जाता था, ऐसे बोला जाता था। तो ऐसे फोन के बाद फिर ऐसा फोन आया, ऐसे फोन के बाद वो डब्बा वाला, रिंग वाले से, फिर पता नहीं क्या क्या चेंजेस होते होते आज की जनरेशन हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो भाई साहब, ये सारी चीजें किसमें यूज हो रही है? ये सारी चीजें क्यों चेंज हो रही है? ये हो रही है सारी चीजें टेक्नोलॉजी में चेंज। ये सारी जगह पे क्या चेंज हो रही है? टेक्नोलॉजी जो हो रही है वो चेंज हो रही है। हर जगह पर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। और इसी चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या आपके बिजनेस में क्या आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है? क्या आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी का कोई असर हो रहा है? क्या आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी से कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आपके बिजनेस में कोई टेक्नोलॉजी से कोई कॉन्स्टेंट मिल सकता है, कोई बाधाएं मिल सकती हैं? ये आपको पता करना पड़ेगा।
कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, या कौन कौन सी बाधाएं की बात अलग है, कौन से फायदे आप टेक्नोलॉजी की वजह से ले सकते हैं। भाई साहब याद करो, पहले आज से 3-4 साल पहले, 3-4 साल, 3-4 साल पहले की बात है, खाना पहले रेस्टोरेंट जाकर लाना पड़ता था, आज घर पे खाना आता है। जोमेटो और स्विगी, ये भाई साहब ऐसे ब्रांड निकले जिन्होंने घर घर तक खाना पहुंचाया। अब ये कैसे मुमकिन कर पाए ये लोग, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी को उन्होंने ऐसे इस्तेमाल कर लिया। वहीं पे अगर आप क्या बिजनेस कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो सकता है तो क्या दिक्कत है, आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर दीजिए अगर कर सकते हैं तो। और अगर ऑनलाइन करने में और अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसके ऊपर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, उसके अंदर नए नए मेथड्स निकाल सकते हैं, नए नए डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं, नए नए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सारे यूज करते हैं, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। तो देखना मार्केट में जो चेंजेस आ रही हैं उन चेंजेस का हमारे बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा, उन चेंजेस का बेटा हमारे बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपने उन चेंजेस का ध्यान अपने बिजनेस में नहीं रखा तो या तो कोई दूसरा उन चेंजेस को ला देगा तो आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा, दूसरा अगर कोई ऐसी चेंजेस को ले आया तो आपका बिजनेस चौपट हो सकता है। और अगर अगर आपने सबसे पहले वो चेंजेस ला दिए तो मार्केट में आप राजा भी बन सकते हैं, जैसे स्विगी एंड जोमेटो बन गया, मार्केट में और भी नए आए, लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेज यही लोग ले गए। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, ये होता है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, फिर से मैंने आपको आज बताया था डायमेंशंस। सबसे पहले मैंने बताया आपको इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के बारे में, फिर बताया मैंने आपको सोशल इन्वायरमेंट के बारे में, फिर मैंने पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में बताया, फिर मैंने लीगल और फिर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बताया। ये थे हमारे डायमेंशंस, ये वो सारी चीजें थी जो हमारे बिजनेस को मार्केट में क्या करती हैं भाई साहब, इफेक्ट करती हैं। ये सारी की सारी चीजें हमारे बिजनेस के साथ जुड़ी हुई होती हैं और ये सारी चीजें बिजनेस को मार्केट में इफेक्ट करती हैं। तो आप पूछोगे सर आप क्या बताने वाले हो, अब मैं बताने वाला हूँ आगे क्या क्या बचा है। आगे अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी जानते हैं हम लोग, ये आखिर में क्यों आया, व्हाट आर द रीजंस, क्या रीजंस थे इसको लाने के, और व्हाट वाज द इम्पैक्ट, इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे इंडिया के मार्केट पर। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इनका हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो भी जानेंगे, और एक मैनेजर को कैसा रिस्पॉन्स लेना चाहिए वो देखेंगे। और डीमोनेटाइजेशन जो 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, इसका हमारे इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्यों किस ऑब्जेक्टिव से ये किया गया था, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे। और इसमें अभी स्टार्टिंग में जो चीजें बची हैं वो हमने बताया था आपको कि हम इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस वो बाद में कवर करेंगे। तो मैं अब आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, थोड़ी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, नन्ही सी मुन्नी सी इंफॉर्मेशन। यहाँ पर ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैं अन अकेडमी ऐप पर मैं लाइव पढ़ाता हूँ, डेली, डेली भाई साहब डेली, सातों दिन, हफ्ते के सातों दिन वहां पे पढ़ाता हूँ भाई साहब, सातों दिन। टाइमिंग थोड़ी अलग अलग रहती है बाकी डेज में, सैटरडे और संडे को, बाकी मंडे टू फ्राइडे टाइम रहता है मेरा 7 बजे। वहां पर मैं एक दिन बिजनेस और एक दिन इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। ये है एक रेगुलर बैच जो काफी दिन से चल रहा है, लगभग 3 महीने हो चुके हैं, 2 महीने हो चुके हैं इस बैच को चलते चलते। इस बैच का नाम था लेट्स क्रैक कॉमर्स, लेट्स क्रैक कॉमर्स। ये 2 महीना पुराना बैच हो चुका है लगभग, इसमें काफी मैंने तीसरा चैप्टर ये पूरा कवर करवा चुका हूँ और फोर्थ चैप्टर प्लानिंग में स्टार्ट कर चुका हूँ वहां पे। लेकिन भाई साहब जो बच्चे अभी तक इसका फायदा नहीं ले पाए हैं, अनअकैडमी ऐप पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, उनके लिए मेरे लिए है, मेरे पास एक बेहतरीन न्यूज। भाई साहब उनके लिए है मेरे पास एक बेहतरीन न्यूज, न्यूज सुन के जाइएगा, बिना न्यूज सुने गए तो माता रानी माफ नहीं करेगी, न्यूज सुने बिना गए तो माता रानी माफ नहीं करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ वीकेंड बैच के बारे में।
एक मिनट का समय दीजिए। लोडिंग होने में भाई साहब थोड़ा लगता है समय, बिकॉज वी आर इंडिया और मेरे पास है i5 प्रोसेसर। भगवान की कृपा से यही हो पाया है अभी तक, ऊपर वाले की कृपा से सिर्फ यही है। तो ये है वो बैच जिसकी मैं बात कर रहा था, एनसीईआरटी वीकेंड बैच। ये भाई साहब 12th क्लास के लिए भी है और ये भाई साहब 11th क्लास के लिए भी, 11th के लिए भी है और ये 12th क्लास के लिए भी है। ये बैच में जो क्लासेस रहेंगी भाई साहब आपकी, वो रहेंगी एवरी सैटरडे एंड संडे। हर सैटरडे और संडे को हम क्लास चलाएंगे और सैटरडे और संडे बस में पढ़ाकर, सिर्फ सैटरडे और संडे को पढ़ाकर मैं आपका A to Z कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा बिजनेस स्टडीज का। A to Z कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा बिजनेस स्टडीज का। यहाँ पर ये सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं इस बैच में। हरविंदर सर आपको इंग्लिश, ये रवि सर इकोनॉमिक्स, जयदीप सर आपको अकाउंट्स और मैं आपको बिजनेस पढ़ाऊंगा हर सैटरडे और संडे। ये बैच 20 जून से स्टार्ट हुआ है। अभी सिर्फ 2 ही क्लासेस इस बैच की लगी हैं, सैटरडे को संडे को, और इस सैटरडे और संडे को तीसरी और चौथी क्लास है। तो मैं चाहता हूँ जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें। 7 महीने में हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। यहाँ 7 महीने में हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। मैं आपके बिजनेस स्टडीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 बोथ दोनों कंप्लीट करवाऊंगा इस बैच के अंदर, सीबीएसई क्लास 12 के अंदर। ये आपका पूरा सिलेबस है जो मैं इस बैच के अंदर कवर करवाऊंगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, और इससे अच्छा मौका फिर कहाँ। टाइम निकल जाएगा, अभी भी टाइम है, अभी भी हम कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपकी पढ़ाई अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है तो जीरो लेवल से आपको फिर से पढ़ाई स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है। लेकिन इसके लिए लेना पड़ेगा आपको अन अकेडमी ऐप का सब्सक्रिप्शन। अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और सब्सक्रिप्शन का प्राइसिंग ये है, 1 मंथ का प्लान लेंगे। इसके अलावा मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सब आपको यही बैच मिलेगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो रेगुलर बैचेस जो चल रहे हैं वो भी देख पाएंगे, अन्य एजुकेटर्स ने जो भी कोर्सेज डाले हैं वो भी देख पाएंगे, पहले की जो क्लासेस हो चुकी हैं उनको भी एक्सेस कर पाएंगे, नोट वगैरह, लाइव क्लास वगैरह, सारे डाउट क्लियरिंग सेशन, सारी चीजों की आप फैसिलिटीज ले पाएंगे सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेकर। सब्सक्रिप्शन 1 महीने का लेंगे, 3 महीने का लेंगे, 6 महीने का लेंगे, 12 महीने का लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनमें से एक में से कोई भी ले लीजिए। मैं हमेशा रिकमेंड आपको यही करता हूँ कि आप 12 महीने वाला सब्सक्रिप्शन लीजिए, ये आपको सबसे सस्ता पड़ता है। और अगर सब्सक्रिप्शन लेते समय आपने रेफरल कोड का यूज किया तो आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे कूपन कोड होता है वैसे रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। 10% का डिस्काउंट चाहिए अगर आपको, तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं, बी अनुरागी 10, बी अनुरागी, बी अनुरागी 10। तो आपका 10% का ऑफ हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे को इस लाइव बैच में ज्वाइन करेंगे और ये सारे फीचर्स हैं जो आपको इस पूरे कोर्स के अंदर मिल पाएंगे इस पूरे वीकेंड बैच में। और अनअकैडमी के ऐप का सब्सक्रिप्शन लेकर आप ये सारे फीचर्स वहां पे ले पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो डाउनलोड करिए अनअकैडमी ऐप और ज्वाइन ज्वाइन कर लीजिए मेरे को वहीं पर अनअकैडमी ऐप पर। तो जाते जाते बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।